महास्थविर जातक अध्याय 20। उस समय साधारण ब्राह्म समाज में लोगों का एक ऐसा गुट था जो थिएटर का नाम सुनते ही तिलमिला उठता था। श्याम मास्टर इसी गुट के आदमी थे। बेशक हर व्यक्ति को अभिनय के बारे में अपनी राय रखने का पूरा हक है। इस मामले में श्याम मास्टर की राय और सुरेश्वर की राय में मेल न बैठने के कारण ही श्याम बाबू के भीतर क्रोध का संचार हुआ था। अब जरा गौर करें कि गुस्सा आता क्यों है। हमारे दर्शन में एक जगह कहा गया है कि इच्छा के विरुद्ध कुछ होने पर ही क्रोध पैदा होता है और क्रोध के उपजते ही उस विरोध के कारण के प्रति द्वेष या नफरत जन्म लेता है और द्वेष होते ही उस कारण से प्रतिशोध लेने की प्रवृत्ति जाग उठती है। इसी प्रतिशोध की भावना के वश में होकर श्याम मास्टर ने सुरेश्वर को पीटा था। छात्र को बेरहमी से पीटने की प्रथा ईसाई काल के मध्ययुग के बर्बर लोगों में प्रचलित थी। अन्य कई भरबर प्रथाओं की तरह ये प्रथा भी दुर्भाग्यवश हमारे देश में आ तो गई, लेकिन विवेकशील व्यक्ति बिना सोचे समझे हर प्रथा को स्वीकार नहीं करता। इस लिहाज से श्याम बाबू अविवेकी और बर्बर थे। श्याम बाबू ने जब सुरेश्वर को मारा था तब वे निश्चित रूप से जानते थे कि सुरेश्वर पलटकर उन्हें नहीं मार पाएगा। जैसे बहुत से मालिक अपने नौकरों को ये सोचकर पीटते हैं कि नौकर पलटकर उन्हें नहीं पीट पाएगा। ये मानसिकता कायर की है। इस दृष्टि से श्याम बाबू कायर थे। प्रहार यानी पिटाई के भी अलग अलग स्तर होते हैं। श्याम बाबू हफ्ते में कम से कम एक दिन आकर सुरेश्वर को कूटते थे और आखिरी दिन तो उन्होंने उसे अमानवीय चोट पहुंचाई थी। इतना ही नहीं, 12-13 साल का सुरेश्वर जब दर्द से कराह रहा था तब श्याम बाबू ने बेरहम ताने कसकर उसे और भी छलनी कर दिया था। इस लिहाज से श्याम बाबू अमानुष और निर्दयी। इसके अलावा व्यवहार शास्त्र का एक मुख्य सिद्धांत ये है कि यदि अत्याचारी को दंड न दिया जाए तो उसकी अत्याचार करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। जो व्यक्ति बर्बर, कायर, निर्दयी और अमानुष हो उसे सीधा करने के लिए तो उठते बैठते पिटाई की जानी चाहिए। सुरेश्वर दिलवाला निकला। उसने उन्हें एक दिन मार कर ही छोड़ दिया। अगले दिन श्याम बाबू और सुरेश्वर दोनों ही नदारद थे। उसके अगले दिन सुरेश्वर लंगड़ाते हुए स्कूल आया। दूसरे पीरियड में टमरी साहब खुद आए और उसे अपने साथ बुलाकर ले गए। हमें लगा कि सुरेश्वर की इहलीला स्कूल जीवन शायद आज ही समाप्त हो गई है, लेकिन आधे घंटे बाद वो फिर से लंगड़ाते हुए क्लास में वापस आ गया। पता चला कि टमरी साहब उन लोगों के नाम जानना चाहते थे जिन्होंने उनके मोहल्ले में श्याम बाबू को पीटा था, लेकिन सुरेश्वर ने साफ कह दिया वो उस दिन के वाकये के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो 6 दिनों तक बिस्तर पर पड़ा रहा। उसके पैर की एक हड्डी टूट गई है, इसलिए उसके पिता स्कूल प्रशासन के खिलाफ फौजदारी और दीवानी मुकदमा दायर करेंगे। सुरेश्वर के मुंह से ये बात सुनकर टमरी साहब के होश उड़ गए। टमरी ने उसे बहुत सी मीठी मीठी बातें कहीं और पूरी घटना के लिए दुख जताते हुए उसके पिता को एक चिट्ठी लिखी। सुरेश्वर ने अपनी जेब से निकालकर वो लिफाफे में बंद चिट्ठी हमें दिखाई। अगले दिन श्याम बाबू स्कूल आए। उनकी भौहों की सूजन काफी कम थी। नाक भी कुदरती शक्ल में आ गई थी। दाहिने गाल के बीचों बीच जहां दाढ़ी नहीं थी वहां लाल रंग का कुछ लगा हुआ था। सत्य किंकर बोला, साले ने गाल पर टिंक्चर आयोडीन लगाया है। श्याम सुरेश्वर की कहानी यहीं खत्म हुई। उस साल श्याम बाबू ने फिर कभी हमारी क्लास में कदम नहीं रखा। अब मधुसूदन की कथा शुरू करते हैं। हमारे समय में बहुत से लड़के नॉर्मल स्कूल की परीक्षा पास करके अंग्रेजी स्कूल में दाखिला लेते थे। नॉर्मल पास करने में जितना समय लगता था उतने में अंग्रेजी स्कूल के छात्र तीसरी श्रेणी यानी क्लास तक पहुंच जाते थे, लेकिन नॉर्मल पास छात्रों को अंग्रेजी स्कूल में 5वीं श्रेणी से ऊपर जगह नहीं दी जाती थी। बेचारे वे लड़के हर विषय में हमसे कहीं ज्यादा जानते थे, पर सिर्फ अंग्रेजी कम जानने के कारण उनके लिए सजा का ये इंतजाम था। नॉर्मल पास किए हुए ऐसे कई लड़के हमारे साथ पढ़ते थे जिनकी उम्र 15-16 साल या उससे भी ज्यादा होती थी। मधुसूदन इसी गुट का था। मधु कुश्ती करता था। उस उम्र में ही उसकी कदकाठी एक छोटे मोटे पहलवान जैसी दिखती थी। उसका मिजाज बेहद मिलनसार था। किसी भी लड़के के साथ उसकी अनबन नहीं थी। हम 3-4 लड़के मिलकर उसकी बाहों की गोटियों यानी मसल्स पर घूंसे मारते थे और वो हा 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 करके हंसता रहता था। मधुसूदन का एक और महान गुण था कि वो हफ्ते के 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार नियम से स्कूल गोल यानी बंक करता था। शुक्रवार को जैसे ही स्कूल खुलता मधुसूदन का इंसाफ होता और नतीजे के तौर पर उसे उस दिन या तो क्लास टीचर से या फिर तमरी साहब से कम 3 बेत खाने पड़ते थे। ये सिलसिला हमारी क्लास में एक नियम सा बन गया था। हम मधु से पूछते, तू इस तरह स्कूल से भागता क्यों है? मधु कहता, धुर, रोज स्कूल आना क्या अच्छा लगता है। दोपहर को मस्त घूमता फिरता हूं। किसी दिन उस मटिया बुर्ज वाले नवाब के महल की तरफ निकल जाता हूं तो किसी दिन नई नहर पार करके दलदली इलाकों यानी बादबन में चला जाता हूं। वहां डोंगी यानी शालती पर घूमने का अपना ही मजा है।
स्कूल से भागकर इधर उधर घूमने के तरह तरह के किस्से सुनाकर वो हमें हैरान कर देता था। सच और झूठ को मिलाकर वो न जाने कितने ही विचित्र अनुभवों की कहानियां सुनाता था जिसका कोई ठिकाना नहीं था। इस तरह उसकी कहानियां सुनते सुनते हम कुछ लड़कों की मधु के साथ गहरी दोस्ती हो गई। मधु के कहे अनुसार हमने घर पर दंड बैठक यानी पुशअप्स और स्क्वाट्स करना शुरू कर दिया। 3-4 महीनों के भीतर शरीर में काफी सुधार भी दिखने लगा। मधु एक तरह से हमारा संरक्षक, मुरब्बी बन गया। वो कभी कभी हमारी बाहों की गोटियों को दबा दबा कर देखता और कहता, अब जिस दिन फला मोहल्ले वालों के साथ लड़ाई होगी तुम लोगों को साथ ले जाऊंगा। हमारे साथ दोस्ती होने के कुछ समय बाद ही सिर्फ अपनी धाक जमाने और किस्से सुनाने के लालच में मधु ने स्कूल से भागना ही छोड़ दिया। एक दिन हमारे इतिहास के शिक्षक प्रिय बाबू के पीरियड में मधु ने अच्छी महफिल जमा रखी थी। तभी मास्टर साहब ने उससे कोई सवाल पूछ लिया। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।